हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड डीबग एंड डिप्लॉय। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कंप्लीट सी ट्यूटोरियल सीरीज़ विद अ प्रोजेक्ट। यहाँ इस सीरीज़ में हम सबसे पहले सी के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसके एडवांस फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। बीच बीच में कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस की भी बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग कोड शेफ और लीड कोड के क्वेश्चंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, अपने से बनाए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, डायनेमिक थिंकिंग करेंगे, और लास्ट में जब हम अच्छे से एडवांस सी के बारे में सीख लेंगे तो फिर हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे अपने लास्ट वीडियो में। तो अब सीधे स्टार्ट करते हैं सी के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सी के बारे में कि भाई सी बनाई किसने, कैसे बनी, क्या इसके पीछे लॉजिक था, क्यों बनाई गई, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ऑफिशियली सी पब्लिश हुई 1972 में। इसको बनाने वाले थे डेनिस रिची। इन्होंने AT&T बेल लैब्स USA में इसको बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सी एब्सोल्युटली एक ही साइंटिस्ट की मदद से एक ही टाइम पे बनाई गई। ये सी और भी प्रीवियस लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हुए। कई सारी लैंग्वेजेस के वेरिएशंस आए, एवोल्यूशंस हुए, उसके बाद सी का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सी बनाई क्यों। जब पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी तो सी क्यों बनाई गई। तो सी बनाने का जो पहला रीज़न था वो था कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो पावरफुल हो, यानी कि जो हमको इतने सारे बड़े बड़े कोड्स लिखने पड़ रहे हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में या प्रीवियस लैंग्वेजेस में, उसको और शॉर्ट किया जाए और एफिशिएंट किया जाए और कस्टमाइजेबल किया जाए। चीज़ों को हम अपने तरीके से चीज़ों को सेटअप कर सकें, अच्छे कोडिंग लॉजिक्स लगा सकें, ये सारी चीज़ें। और उससे बड़ी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारा जो कमांड हो, हमारा जो तालमेल हो, वो ज़्यादा अच्छे से बैठ जाए। तो उसके बाद जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जो अलग अलग मशीन्स में पोर्टेबल थी। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे डेनिस रिची, इन्होंने इस बारे में भी पहले सोचा था कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो पोर्टेबल हो अलग अलग मशीन्स में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जिसका कोड मशीन मशीन पे वेरी ना करे, जिसका जो लैंग्वेज है उसका कम्प्लीटली स्ट्रक्चर चेंज ना हो जाए मशीन को चेंज करने पे। ऐसी चीज़ों पे भी डेनिस रिची ने सोचा था सी प्रोग्राम लैंग्वेज बनाने से पहले। उसके बाद हुआ कि भाई असेंबली लेवल लैंग्वेज है पहले से, तो उससे एफिशिएंट होनी चाहिए। अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज से एफिशिएंट नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो ये भी एक मोटिवेशन थी। तो जो एक ये यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ सी लैंग्वेज का। तो यहाँ पे सबसे पहले एल्गोल आई 1960 में, फिर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1967 में, बी लैंग्वेज 1970 में, सी लैंग्वेज ऑफिशियली जो आई वो 1972 में आई, फिर K&R-C आई 1978 में, ANSI-CI 1983 में। यहीं पे सबसे पहले स्काई को ऐड किया गया सी लैंग्वेज के अंदर। फिर ISO-CI 1990 में, इसने एक कह सकते हैं स्टैंडर्ड प्रेस्टीज दी सी लैंग्वेज को इंटरनेशनली। फिर उसके बाद C99 आई, C211 आई, C18 आई, फिर लेटेस्ट जो आई वो C23 आई 2023 में। उसके बाद ये जो सी लैंग्वेज थी ये इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, जैसे 1972 में आई। फिर उसके बाद और भी लैंग्वेजेस आई, जावा आई, पाइथन आई, गो आई, C++ आई। लेकिन अभी भी इसके बारे में क्यों बात हो रही है, वीडियोस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इसके 4 मेन फीचर्स थे जिसकी वजह से इसको अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पहला तो ये कि ये पोर्टेबल है। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, हार्डवेयर्स पे, मशीन्स पे इसका कोड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। यानी बहुत ही माइनर चीज़ें होती हैं, और शायद जितनी चीज़ें हम इस पूरे सीरीज़ में देखेंगे उसमें से ऐसी एक भी चीज़ नहीं होगी जो मशीन बाय मशीन या हार्डवेयर बाय हार्डवेयर चेंज हो। उसके बाद बात आती है एफिशिएंसी की। ये हार्डवेयर के सबसे करीब है इस समय, यानी पाइथन हो, जावा हो, इन लैंग्वेज से भी ये ज़्यादा करीब है हार्डवेयर के। इसलिए जो हार्डवेयर ओरिएंटेड सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे अभी भी सी को प्रेफर किया जाता है। ह्यूमन रीडेबल भी है इसके साथ साथ, यानी ऐसी कोई टफ़ भी नहीं हो गई है कि पाइथन या जावा से ज़्यादा टफ़ हो गई जिसकी वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको अभी भी लगातार चलाया जा रहा है और इसका यूज़ हर जगह पे हो रहा है।
फिर बात आती है कि पावरफुलनेस पे कि कितनी पावरफुल है ये, तो आपको मैं इसमें एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करना चाहता हूँ, पॉइंटर्स और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में नहीं दिखाई देते हैं, या दिखाई देते हैं तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे कस्टमाइजेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है इन फीचर्स की वजह से, तो ये भी एक बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सी के पॉपुलर होने में। उसके बाद बात आती है कि ये फाउंडेशन है सी प्लस प्लस की, जावा की, सी हैश की, ऑब्जेक्टिव सी की। मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स उन लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं वो लैंग्वेजेस सबसे पहले सी में ही आए थे। फिर उसके बाद क्या बेनिफिट्स होते हैं सी को स्टडी करने के, तो जैसा कि हमने पहले 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया। हार्डवेयर के काफ़ी करीब है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो कर्नल्स होते हैं वहाँ पे इनका बहुत यूज़ होता है। एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कंपाइलर्स में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ये जो तीनों ही टर्म्स हैं यहाँ पे हार्डवेयर का ही ज़्यादा वर्क है और हार्डवेयर से ही डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। फिर उसके बाद बात आती है सी की लर्निंग की, तो सी को इसलिए सब जगह पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि अगर आपने पहले सी पढ़ ली तो सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा एंड गो, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, इवन और भी आगे की जो लैंग्वेजेस अभी आई हैं जैसे डार्ट हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं स्टडी करने में। यानी फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको स्टडी करने में, इनको समझने में। बेसिक स्ट्रक्चर्स सबके सेम ही होते हैं। अब एक यहाँ पे एक मीम आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, ये पूछ रही है कि पाइथन इज़ द बेस्ट, तो फिर ये एक दूसरे इंसान है यहाँ पे, इन्होंने बोला कि बट इट डजेंट डू एनीथिंग। फिर ये यहाँ पे जस्टिफाई करने लगे इसको कि नहीं, आप पाइथन एआई, एमएल, डेटा साइंस, फाइनेंस, वेब डेव, साइबर सिक्योरिटी, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट वगैरह वगैरह और चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने बोला कि बी ऑनेस्ट हुई है, सच्चाई बताइए लोगों को। तो फिर इनको समझ में आ गया कि इनको ही मालूम है सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज के बारे में अच्छे से, तो फिर इन्होंने सच बता दिया कि हाँ पाइथन यूज़ करता है, लेकिन पाइथन में जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो सी और सी प्लस प्लस की ही मदद से लिखी जाती हैं, तो ये नहीं बोला जा सकता कि पाइथन इज़ द बेस्ट। यहाँ पे कोई लैंग्वेज कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये एक जनरल लोगों के अंदर एक माइंडसेट होता है कि नहीं, पाइथन सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सी पुरानी हो गई है, या जावा ट्रेंड में है नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब कन्फ्यूजन्स को मत अपने साथ रखिए। हर लैंग्वेज का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और जॉब और रोल के हिसाब से लैंग्वेजेस बदलनी पड़ती हैं। तो फिर इन्होंने बोला थैंक यू। सो ये एक मीम मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने उठा लिया इंटरनेट से। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सेटअप कैसे करना है। तो सेटअप करने का एक जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि मिंजी डब्ल्यू प्लस जीसीसी कंपाइलर का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप और एफिशिएंट फेज़ में इसका यूज़ कीजिए। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे सी कंपाइलर्स डायरेक्टली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक किया है। ये जो आप देख रहे हैं इस वाले को, ये जो एक आपको दिख रहा है एप्लीकेशन, इसका नाम CXX ड्रॉइड है, इसका मैंने यूज़ किया है और इसी की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे कोड्स को रन किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं जैसे कि प्रोग्रामिज़ हो गया, और VS कोड का भी आजकल ऑनलाइन कंपाइलर आता है, VS Code.dev करके, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गिटहब का यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके की चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कुछ बेसिक पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि सी एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे स्ट्रक्चर का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और अगर आपने स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ा तो आपके लिए फ्यूचर में सी के साथ प्रॉब्लम होगी। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि पहले बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि इसका कोड के साथ बेसिक बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या सही बात बोलें तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये बस इसलिए होता है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग हैबिट ये बोलती है कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कुछ उसके बारे में जो प्री रिक्विसाइट्स हों, या जो चीज़ें आपको पहले से बतानी है किसी दूसरे
प्रोग्रामर को या पर्सन को रीड करने से पहले आप वो चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे वर्जन क्या है, किस लिए प्रोग्राम बनाया गया, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई इससे, ये सब तरीके की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ये हम कमेंट्स की मदद से करते हैं। इसके बारे में हम कंपाइलर पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फिर बात आती है लिंक स्लैश फाइल इंक्लूजन सेक्शन की। इसके बारे में हम कंपाइलर पे ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे इसको एक्चुअल में किया जाता है या क्या इसका यूज़ है। फिर उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन है, इसके बारे में भी कंपाइलर में ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी वहाँ पे ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, यहाँ पे जो चीज़ें आपको ग्लोबली, यानी कि पूरे प्रोग्राम, आपको चाहिए कि नहीं कंपाइलर को पूरे प्रोग्राम में ये बात याद रहे, जो पूरा प्रोग्राम में लिखूँ हर जगह पे उसको ये बात हमेशा अपने वो दिमाग में रखे इस चीज़ों को। तो इन चीज़ों को हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन पे रखते हैं। बाकी इसके बारे में जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और बिना मेन फंक्शन के सी प्रोग्राम बनाया ही नहीं जा सकता। मेन फंक्शन के अंदर ही जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो एक्चुअल में आउटपुट में डिस्प्ले होता है, और जितने भी हम और फंक्शंस बनाएंगे वो भी मेन फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है पूरे प्रोग्राम का। बिना इसके स्टार्ट ही नहीं होगा प्रोग्राम, तो इसको बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है सब प्रोग्राम सेक्शन की। तो सब प्रोग्राम सेक्शन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि हमको कैसे क्या काम कराना है, क्या काम नहीं कराना है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम फंक्शंस की वीडियो बनाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो फिर इसके बाद चलिए देखते हैं हमारा पहला सी प्रोग्राम। चलिए फिर जल्दी से स्क्रीन को शिफ्ट कर देते हैं कंपाइलर की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंपाइलर पे। ये जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा एक कंपाइलर है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाई देगा। ये जो कंपाइलर है इसमें हम CXX एक एप्लीकेशन है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे कंपाइलिंग करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में, तो ये जो आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेक्शन, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन की तरह है, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हियर इज़ योर फर्स्ट सी प्रोग्राम, यानी ये आपका पहला सी प्रोग्राम है। अब यहाँ पे कोई वैसी डिटेल है नहीं लिखने के लिए, तो मैंने बस आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। ये जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो हम 2 स्लैशेस का यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंटिंग। सिंगल लाइन कमेंटिंग का मतलब ये है कि अब ये जो पूरी लाइन होगी, ये पूरी लाइन या इस लाइन में जितनी भी चीज़ें मैं लिखूँगा ये सब अब कमेंट आउट हो गई। अब इनका बेसिक प्रोग्राम के अंदर कोई रोल नहीं है, यानी ये मुझे अब एरर वगैरह नहीं देंगे। अगर ये सी प्रोग्रामिंग की सिंटैक्स की नहीं भी होंगी तो भी एरर नहीं देंगी। यहाँ पे मैं जनरल इंग्लिश लिखूँगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली प्रोग्राम के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए ये फीचर्स दिए जाते हैं, पर हम इनका कई इनोवेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे देखते जाएंगे। इसके अलावा एक और कमेंटिंग का तरीका होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एंटर करके कुछ लिखने की कोशिश की तो देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो अब ये कमेंट नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर शो कर देगा, लेकिन अगर मैं केवल इतना प्रोग्राम रन कराने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर अभी नहीं देगा। वैसे अभी देगा क्योंकि अभी मैंने मेन फंक्शन का यूज़ नहीं किया। जब मैं प्रॉपर मेन फंक्शन बना दूंगा, पूरा प्रॉपर सी प्रोग्राम बना दूंगा, तब ये मुझे एरर नहीं देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी फाइल इंक्लूजन सिस्टम। तो उसको करते कैसे हैं, उससे पहले एक चीज़ और है, ये जैसे मैंने आपको दिखाई यहाँ पे एक हैशटैग मैंने लगाया। तो हैशटैग लगाने के बाद मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ तो कंपाइलर को एग्जैक्टली ये बात मालूम है कि मैं प्री प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, यानी ये मेरा मेन एग्जीक्यूशन नहीं है। मैं कंपाइलर को प्रोसेस कराने से पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसके बारे में कंपाइलर को ध्यान देना रहेगा। जैसे कि होता क्या है कि तरीका ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ से जब कंपाइल करने के लिए कोई प्रोग्राम भेजा तो पहले मैं ऊपर जितनी लाइब्रेरीज़ दूँगा वो लाइब्रेरीज़ मेरे
सिस्टम के अंदर स्टोर रहेंगी हेडर फाइल के तौर पे। जैसे अभी मैं stdio.h का इस्तेमाल करूँगा, तो ये फाइल में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स लिखे रहेंगे। अब जिन जिन प्रोग्राम्स का इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज़ होगा, जितने फंक्शंस का इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज़ होगा, वो सारे फंक्शंस को सबसे पहले कंपाइलर उन फाइल्स को ओपन करेगा, वहाँ से उस कोड को कॉपी करेगा और जो स्पेसेस होंगी इस प्रोग्राम के अंदर वहाँ पे उसको पेस्ट करेगा, जिससे जो हमारा बिना फंक्शन लिखे हुए भी जो एरर आना चाहिए था, सिंटैक्स एरर, वो नहीं आएगा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली अपना फंक्शन वर्क पूरा कंप्लीट करते हुए रन कर जाएगा। इसको बोलते हैं फाइल इंक्लूजन सेक्शन। यहाँ पे हम लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सिस्टम की लाइब्रेरीज़ होती हैं, हम अपनी लाइब्रेरी भी बना के उसको .h फॉर्मेट में सेव करके अगर हम उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर रख देंगे जहाँ पे बाकी सारी फाइल्स हैं, तो हमारा भी जो फंक्शन होगा हम अलग अलग मल्टीपल प्रोग्राम्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब किसी भी फाइल को इंक्लूड कराने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, हमको लिखना होता है #include। इंक्लूड हमको ये बताता है कि हमें बाहर से कुछ इंक्लूड करना है, यानी बाहर से कोई चीज़ मंगानी है, कोई फाइल बनानी है। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि मैं ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ इसका यूज़ करूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इन्वर्टेड कोट्स लगाऊँ। लेकिन मैं आपको जनरली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करें, क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट से क्या होता है कि वो सब जगह पे वैलिड होता है। यानी कि जैसे मैंने उसके अंदर जो मेरी हेडर फाइल्स की फ़ोल्डर होगी उसके अंदर ही ये मुझे चेक करवाएगा। अगर मैंने इन्वर्टेड कोट्स लगा दिया तो इन्वर्टेड कोट्स की मदद से अगर मेरी फ़ाइल कहीं और स्टोर है, जैसे मान लीजिए मुझे नहीं मालूम कि इसकी फ़ाइल्स कहाँ स्टोर है, हेडर फाइल्स, मैंने अपने से एक फ़ाइल बनाई और किसी फ़ोल्डर में सेव कर दी। अब अगर मैं उसका इन्वर्टेड कोट्स का इस्तेमाल करके, डबल इन्वर्टेड कोट्स का इस्तेमाल करके उसको इसके अंदर लिखूँगा, तो वो जो फ़ाइल होगी मेरी वो इंक्लूड हो जाएगी, मुझे सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अभी जनरली यूज़ करूँगा एंगुलर ब्रैकेट्स का। तो एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे अपनी पहली लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h। ये लाइब्रेरी करीब करीब आपको हर जगह पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, हर प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर सी के मोस्ट बेसिक प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद बात आती है #define की। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, तो अब हर किसी को ये आइडिया तो पड़ ही गया कि भाई डिफ़ाइन अगर हैशटैग यूज़ हो रहा है तो प्री प्रोसेसिंग है, यानी प्रोग्राम के अंदर कुछ नहीं होगा, हम पहले से कंपाइलर को कुछ बता रहे हैं तो वो पहले से अरेंजमेंट्स उसके कर लेगा। तो जैसे कि हमने वहाँ पे किया था कि पाई को 3.14 वैल्यू दे दी। अब ये वर्क करेगा प्रॉपरली, लेकिन अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना पहला सी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें अपना सबसे छोटा और सबसे अच्छा प्रोग्राम बनाना है, जिससे हम अच्छे से स्टार्ट कर सकें चीज़ों को। फिर यहाँ पे बात आती है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दो कीवर्ड्स, पहला इंट, दूसरा मेन। मेन कीवर्ड नहीं है खैर, लेकिन अगर आप लोगों के समझने के लिए देखा जाए तो ये एक प्री डिफाइंड वर्ड है, तो इसका हम इसको एक कीवर्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, भले ही ये कीवर्ड नहीं है तब भी। कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर आ चुके हैं। अब जैसे ये हमारा था, तो इसको अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे भी कुछ कमेंट्स कर सकता हूँ इस पर। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ये मेरा फाइल इंक्लूजन सेक्शन है, फाइल इंक्लूजन सेक्शन। तो ये मैं यहाँ पे जब कमेंट करूँगा इसको, तो मुझे ये किसी भी तरीके का एरर नहीं शो करेगा, क्योंकि मैंने इसको कमेंट में किया हुआ है। उसके बाद ये मेरा मेन फंक्शन आ गया। तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। तो जो सबसे पहला मेरा प्रोग्राम है, या फिर आपने अलग अलग मूवीज़ में या अलग अलग जगहों पे सबसे पहले देखा होगा लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम भी पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया printf, और यहाँ पे सेमीकोलन आ गया, और इसके अंदर मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और मेरा
एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ चला गया, ये रहा, ये आ गया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया और बंद कर दिया इसको। तो अब पहले देखते हैं कि मेरा प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता। तो अब मैंने इसको रन कराया, देखिए प्रोग्राम चल गया सबसे पहले। तो अब बात करते हैं कि इसमें अंदर हमने क्या किया है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको फ़ाइल के बारे में बता दिया यहाँ पे कि ये मेरा फाइल इंक्लूजन सेक्शन है, जहाँ पर मैंने फ़ाइल को इंक्लूड किया। दूसरा इंट मेन के बारे में भी पता चल गया आपको। अब बात करते हैं कि ये प्रिंट एफ क्या है, या ये हेलो वर्ल्ड ये है क्या। तो जो मैंने अभी लाइब्रेरी इंक्लूड की stdio.h, इसके अंदर का एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करके आप मेरी जो आउटपुट वाली विंडो है उस पर जो भी चीज़ इसके अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट होंगी। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन अगर अभी एक जनरल आइडिया की बात करें तो मैंने इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूँगा वो प्रिंट होगा, मैं अपना नाम लिखूँगा वो प्रिंट होगा, और भी कोई पैराग्राफ में लिखूँगा वो भी प्रिंट होगा। अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रिंट होंगी, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स या कह सकते हैं कीवर्ड्स को छोड़कर। उसके बाद ये है मेरा रिटर्न 0। ये एक जनरल आइडिया, ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा अगर आप इंट मेन लिख रहे हैं। तो अगर आप वॉइड मेन लिख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे इंट की जगह यहाँ वॉइड लिख रहे हैं, तो फिर आपको ये नहीं लिखना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया, वॉइड मेन, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं इसको रन कराऊंगा रिटर्न 0 पे, तो ये मुझे एरर दे देगा, जैसा आपने देखा एरर दे दिया, क्योंकि वॉइड मेन के साथ रिटर्न वाला स्टेटमेंट नहीं लगता। ये जैसे आपने देखा तो ये बंद हो गया। एक और सजेशन मैं टर्बो सी यूज़र्स को देना चाहता हूँ कि अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो आप एक और फंक्शन होता है उसका यूज़ करें। यहाँ पे ये होता है हैशटैग इंक्लूड। अब मैं दूसरी लाइब्रेरी इंक्लूड करने जा रहा हूँ, और ये है conio.h, conio.h। अब इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद मैं इसके अंदर का एक फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, इसका नाम है getch। इसके अंदर मैं कुछ लिखूँगा नहीं। जब मैं अब इसको रन कराऊँगा तो ये आप देख रहे हैं। अब जो टर्बो सी यूज़र्स हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, अगर मैं केवल हेलो वर्ल्ड लिख के रन कराता तो वो उनको दिखाई भी नहीं देता आउटपुट, वो रन करके तुरंत विंडो क्लोज हो जाती है। अब क्या है कि ये विंडो, अभी ये प्रोग्राम मेरा फिनिश नहीं हुआ है। जैसे ही मैं इसमें एंटर दबाऊंगा एक बार, अब ये मेरा प्रोग्राम फिनिश हुआ है यहाँ पे। तो VS कोड यूज़र्स या फिर ये एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम टर्बो सी यूज़र्स के लिए है। तो इसका ये लोग अच्छे से ध्यान दें। बाकी ये कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि एड्स आ जाते हैं बीच में। अगर आप फ्री कंपाइलर्स का यूज़ करते हैं तो VS कोड में खैर ये सब नहीं होगा, ये केवल यहीं पे। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम बन गया, हेलो वर्ल्ड ये हो गया हमारा। तो अब आगे से अगर ऐड आएगा तो मैं उसको कट कर दूँगा। तो अब इसमें एक और काम करते हैं, एक चीज़ और समझते हैं कि इसमें नेक्स्ट लाइन कैसे किया जाता है। यानी मुझे हेलो एक लाइन में दिखाना है, वर्ल्ड दूसरी लाइन में दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है, उसको बोलते हैं \n। अब जैसे मैंने यहाँ पे \n लगा दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अब मैं अगर इसको रन कराऊँगा तो हेलो एक लाइन पे आया, वर्ल्ड दूसरे लाइन में आ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने बनाया। अब इसमें हम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। मैं चाहूँ यहाँ पे लिख दूँ अपने चैनल का नाम, कोड डीबग एंड डिप्लॉय। ये मेरे चैनल का नाम हो गया। अब मैं इसको भी रन कराऊंगा तो ये भी रन करेगा। देखिए रन कर रहा है। इसी तरीके से सब जगह पे आपका वर्क होगा, और इसमें भी आप एंटर दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। तो
हमने कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में कंप्लीट कर ली। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ। एक फंक्शन होता है, उसका नाम है स्कैन एफ। ये आपको आउटपुट बताता है और स्कैन एफ आपको इनपुट बताता है। ये जो हमारा फंक्शन होगा स्कैन एफ, इसके बारे में मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ अभी कि ये काम कैसे करता है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो के बारे में, जब हम अच्छे से वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। स्कैन एफ फंक्शन के अंदर का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे कोई नंबर लेना है, इंटीजर नंबर लेना है, तो मैं अंदर लिखूँगा %d और यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर बाहर आऊँगा और फिर यहाँ पे कोई भी नेम दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक ऊपर और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट ABC। अब मैंने इंट ABC यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड ABC। तो कई लोगों के पास एक ये डाउट होता है कि इनपुट कैसे ले सी लैंग्वेज में, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज में इनपुट लेना सबसे आसान तरीका काम है बाकी लैंग्वेजेस के अगर आप रिलेशन में देखेंगे तो, और सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेबल भी है। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ। जो मैंने नंबर लिया है मैं प्रिंट एफ फंक्शन का फिर से यूज़ कर लूँगा और अब यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर एक और टर्म का यूज़ करूँगा। ये रहा %d और यहाँ पे मैं अगर अपना वो ये ABC लिखूँगा फिर से, तो अब ये मेरे डिस्प्ले में आ जाएगा। तो अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मुझे एक नंबर देना होगा। मान लीजिए मैंने 1 2 3 दे दिया, इंटर किया तो 1 2 3 मेरे पास आ गया एज एन आउटपुट और प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो ये एक बेसिक सी प्रोग्राम हो गया। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम क्या होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी में। ये मैंने बंद किया इसको। ये है मेरा स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम। इससे ज़्यादा कम लाइनों में आपको सी प्रोग्राम नहीं मिलेगा। एक लाइब्रेरी भी मैं हटा देता हूँ इसमें से। ये हमारा स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम है और इसको जब मैं प्ले करूँगा तो जैसा कि आपने देखा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। भले ही कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रोग्राम तो बन ही गया। कंपाइल भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, आपको शो भी हो गया। तो चलिए अब वापस से आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो अब हम वापस से अपनी मेन विंडो पे आ चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं इस पे। सो फाइनली यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और अच्छी लगे। इसके साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ अभी, क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्रामिंग की बात नहीं की है। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आपको प्रिंट करना है अपना नेम और अपनी एज प्रिंट करनी है 2 डिफरेंट लाइन्स में। पहली लाइन में आपका नेम होगा, दूसरी लाइन में आपकी एज होगी। इसको आपको एक सी प्रोग्राम की मदद से प्रिंट करना है। सो इसको कीजिए। आगे के जो वीडियोज़ आएंगे उसमें हम और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग्स के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोड डीबग एंड डिप्लॉय के साथ जुड़े रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।